नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गुज़िश्ता 24 घंटे पाकिस्तान की सियासत के लिए बहुत दिलचस्प है, बड़ी हलचल रही सियासी हवाले से, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने अपनी 5वीं नशस्त की, जहाँ वो आवाम के सवालात ले रहे थे क्वेश्चन आंसर सेशन में, तो वहाँ उनका एक जुमला, उनकी एक स्टेटमेंट जो है वो तमाम मीडिया ने उठा ली, जिसमें उन्होंने बज़ाहिरन अपोजिशन को ये वार्न किया कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकल के सड़क पे आ गया तो मैं तुम्हारे लिए पहले से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हूँगा, यहाँ तो मैं बड़ा बेबस बैठा हूँ। यही चीज़ वो थी जिसमें कल रात के सारे टेलीविज़न प्रोग्राम भी हुए, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, और यही वो चीज़ है जिसे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम अखबारात ने उठाया। मैं एक एक करके आपको हेडलाइन दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए, no talks with criminals, Prime Minister sends clear message to opposition, warns he will be more dangerous if out of power, says inflation। ये इस जुमले पे मैं फिर वापस आऊँगा कि इस हेडलाइन की इंपॉर्टेंस क्या है। फिर देखिए ट्रिब्यून की, I'll be more dangerous if ousted from power। Dawn, dread the day when I'll be back on streets, warns Imran। Prime Minister Imran Khan, Pakistan Today, warns opposition of being more dangerous if out of power। हुकूमत से बाहर ज़्यादा खतरनाक होऊंगा, जंग कहता है। एक्सप्रेस की खबर है, खबरदार हुकूमत से निकल कर ज़्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। मुझे कहना पड़ता है कि बलोचिस्तान टाइम्स की जो हेडलाइन है वो गालिबन एक्चुअल सेंटर ऑफ ग्रेविटी था। नो टॉक्स विद क्रिमिनल्स, प्राइम मिनिस्टर सेंड्स क्लियर मैसेज ऑपोजिशन। वज़ीर आज़म ने दर हकीकत अकाउंटेबिलिटी पे एक स्टैंड लेने की दोबारा से कोशिश की, और उसका आज हमें उसका रिजल्ट नज़र आया जब वज़ीर आज़म के एडवाइज़र फॉर अकाउंटेबिलिटी जनाब बैरिस्टर शहजाद अकबर जो हैं, उन्होंने अब से चंद घंटे पहले अपना रेजिग्नेशन ऑफर कर दिया। शहजाद अकबर साहब का रेजिग्नेशन के हवाले से चहमगोइयाँ और ख़बरें गर्दिश कर रही थीं। गुज़िश्ता हफ्ते जब फवाद चौधरी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में थे, तो यही सवाल फवाद चौधरी साहब से उस वक़्त हमने पूछा था कि शहजाद अकबर साहब के रेजिग्नेशन की बात चल रही है, क्या कहा था उस वक़्त फवाद चौधरी साहब ने, ज़रा सुने। मिनिस्टर शहजाद अकबर जो हैं, जो उनके एडवाइज़र हैं अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, उनसे वो सख्त अनहैप्पी हैं, वो उनसे नाराज़ हैं, और बाकायदा उनकी रिप्लेसमेंट के इंटरव्यूज़ जो हैं वो स्केड्यूल कर लिए गए, या इंटरव्यूज़ हो गए। वज़ीर आज़म एहतसाब के अमल से तो बहरहाल खुश नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और वो इसका इजहार पब्लिकली कर चुके हैं। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, पाकिस्तान के अवाम समझते हैं कि एहतसाब से का नतीजा ये होना चाहिए कि जो लूटा हुआ पैसा है वो पाकिस्तान वापस आए, और 3.5 साल में वो पैसा वापस नहीं आया। वो पैसा कैसे वापस आएगा? बहरहाल मैं तो टुकड़े जोड़ के कहानी आपके सामने रख रहा हूँ। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने जब शहबाज शरीफ साहब पे ताबड़तोड़ हमले किए तो वो क्या कह रहे थे, ये सुने ज़रा। मुझे कहते हैं जी शहबाज शरीफ, आप इससे ऑपोजिशन लीडर है जनाब, आप इससे मिलते नहीं हैं, हाथ नहीं मिलाते, इससे बैठते नहीं हैं। मैं इसको ऑपोजिशन लीडर नहीं समझता, मैं इसको कौम का मुजरिम समझता हूँ। ऑपोजिशन लीडर का बहुत बड़ा रुतबा होता है एक मुल्क में। अभी तक ये नहीं जवाब दे सका एक चपरासी के अकाउंट में 400 करोड़ रुपया कैसे आ गया। जी इंतकामी कार्रवाई हो गई, कभी एडजर्नमेंट ले लेते हैं। मैं तो अदलिया से अपने कहता हूं कि खुदा के वास्ते इस मुल्क पे रहम करें, डे टू डे हेयरिंग करके इसका मसला हल करें। मैं अगर इसको मिलता हूं तो मैं इसका मतलब कि जुर्म में कोई बुरी चीज ही नहीं है। बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म की सियासी हिकमत अमली ये लगती है कि अगर मैं शहबाज शरीफ साहब से हाथ मिला लेता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ, खड़ा नज़र आता हूँ, तो मैं दर हकीकत उन्हें लेजिटिमेसी दे देता हूँ। एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसे जहन में रखें। अब से चंद घंटे पहले जब बैरिस्टर शहजाद अकबर ने रिज़ाइन किया तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब ने उनके लिए बहुत ही तारीफाना, उनकी खिदमत को सराहते हुए एक बड़ा वार्म ट्वीट भी किया। वो ट्वीट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही उन्होंने इस चीज़ का भी इजहार किया, इस तरह भी इशारा किया कि शहजाद अकबर को कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिल सकती हैं। ताहम हुकूमती ज़राए जो हैं उनका ये कहना है कि 2 लोग जो हैं टेक्नोक्रेट, उन्हें शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। कल के दिन, अगर कल ना हुआ तो परसों, उन्हें नॉमिनेट कर दिया जाएगा एज न्यू एडवाइज़र ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड और इंटीरियर के हवाले से। शहजाद अकबर साहब ने खुद, अब आज फवाद चौधरी साहब ने कहा क्या शहजाद अकबर की तारीफ में, वो भी ज़रा सुन लें। शहबाज शरीफ का मुकदमा जो है वो हम ये समझते हैं लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। अदालत के अंदर कैमरे लगाएं, लोग देखें शहबाज शरीफ का केस कि उनके ऊपर केस है क्या। चपरासी हैं, उनके जो एजेंट्स हैं, उनके अकाउंटों में अरबों रुपया आ गया। इससे बड़ा मजाक क्या होगा। 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म जो है
वो कहता है कि मेरे बच्चों के ऊपर पाकिस्तानी लॉ ही अप्लाई नहीं करता। अब इन पैसों का कौम हिसाब लेना चाहती है। 3.5 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, इनसे रिकवरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे अदालती निज़ाम में जो भी चीज़ें हैं, हम तो रिक्वेस्ट करेंगे चीफ जस्टिस साहिबान से कि ये बरह रास्त केस दिखाएं और डे टू डे चलाएं ताकि लोग अपने फैसले खुद कर लें। अब ये बात खासी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प है कि डे टू डे हेयरिंग का मुतालबा खुद बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने दिसंबर के तीसरे हफ्ते में किया जब वो एक प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे। सुने एग्जैक्ट अल्फाज क्या थे। डे टू डे ट्रायल की आप बात कर रहे हैं, देखिए ये हमारा मुतालबा सिर्फ कोई मेरा मुतालबा नहीं है या कोई पीटीआई की गवर्नमेंट का मुतालबा नहीं है, ये पाकिस्तान की अवाम का मुतालबा है कि इन केसेस का फैसला किया जाए। अब इस मुल्क में सबसे बड़ा अलमिया क्या है इस वक्त? देखिए जो लैक ऑफ जस्टिस है ये तकरीबन हर शोबे में आ चुका है। हमें साथ जोड़ के बैठना है कि क्यों कर पाकिस्तान में हम ऐसा निज़ाम क्यों नहीं बना सकते कि जहाँ पे मुकदमात का फैसला साल के अंदर अंदर हो जाए। ट्रायल तो एटलीस्ट 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाने चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पे एक बुनियादी सवाल ये है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जो इस वक्त आउटबर्स्ट था वो महज गुस्से का एक आउटबर्स्ट था, उन्हें गुस्सा आ गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, या इसके पीछे एक सियासी हिकमत अमली? ये बुनियादी सवाल है जिससे हम बात का आगाज़ करेंगे और फिर से दर्जनों सवाल जो हैं वो निकलते हैं। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब, जो कि सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, स्पेशल असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर के ई-कॉमर्स में, इससे पहले पाकिस्तान बैतुल माल के एमडी और हेड रह चुके हैं। मेरे साथ हैं वीडियो लिंक के जरिए डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं, प्रेसिडेंट हैं PMLN फेडरल कैबिनेट के, मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं। ए वेरी वार्म वेलकम टू बोथ माई गेस्ट। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि शहबाज शरीफ साहब पे जो हमला किया, बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो फाइनेंशियल क्रिमिनल हैं। मैं PTM से बात कर सकता हूँ, मैं TLP से बात कर सकता हूँ, वहाँ आइडियोलॉजिकल मसले हो सकते हैं, मैं बलोच इंसर्जन से बात कर सकता हूँ, लेकिन अगर कोई सियासत के नाम पे करप्शन करे और शहबाज शरीफ साहब चूँकि जवाब ही नहीं दे रहे, लटकाते चले जा रहे हैं, इसलिए उनसे बात करने का मतलब है कि मैं एक फाइनेंशियल क्रिमिनल को लेजिटिमेसी दूंगा, ये उन्होंने कहा है कल, जिसके ऊपर पूरी पोजीशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहली बात तो ये है जी कि कल जो तकरीर हुई है इमरान खान साहब ने की है, तकरीर नहीं की, क्वेश्चन आंसर का जवाब दिया है और कमेंट्स उसके उन्होंने किए हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मेरा आवाम से एक बराह रास्त मुकालमा आप इसको कह लें, वो की है। मैं तो समझता हूँ कि ये एक मायूस इंसान की जहन की अक्कासी करता है। अगर आप मुख्तलिफ देखें ना, उसमें जो फेजेस आए हैं, जो उन्होंने नकात पे गुफ्तगू की है, एक मायूस जहन नहीं होता, शिकस्त खुर्दा जहन। एक वो हमारे पंजाबी का एक मुहावरा है कि हारा हुआ जवारी नहीं होता, जैसे वो मतलब उर्दू डेवास्टेटेड, पंजाबी तो नहीं है, नहीं मतलब हारा हुआ जवारी तो उर्दू है, कई लफ्ज़ उर्दू के पंजाबी में आ जाते हैं। चले तो मेंटली डेवास्टेटेड एंड शटर्ड, ठीक, ये एक माइंड मैंने आपको ज़रा सिंपल बताने की कोशिश की है। 3-4 चीज़ें टेक्निकल हैं जो आपने अपनी इंट्रो में की हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि क्रिमिनल किसी के कहने से कोई क्रिमिनल नहीं हो जाता। तो पाकिस्तान की अदालतों ने फैसला करना है कि क्रिमिनल अदालतों को चलने नहीं देते। अच्छा, नहीं अदालतों को चला तो आप ही रहे हैं ना, मैं उस पर भी आ जाता हूँ, हर चीज़ क्यों नया इशू बना देते हैं। मैं बराह रास्त आपके सवाल का जवाब पहले देता हूँ कि अभी 18 तारीख को मरियम नवाज शरीफ साहिबा की पेशी थी यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मैं खुद अदालत में मौजूद था। नैब के जो प्रोसिक्यूटर साहब हैं उन्होंने तीसरी इल्तवा की दरख्वास्त दी है, रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ मैं आपके प्रोग्राम में, 3rd टाइम ये रिक्वेस्टेड कि मुझे डेट दे दी जाए, और मैं तैयार नहीं हूँ, बल्कि मैं तो ठीक ही नहीं था। उनके अल्फाज कोट ऑन कोट मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं तो बिस्तर पे था, मुझे तो बिस्तर से ज़बरदस्ती उठा के लाए हैं। अच्छा, वो 5 मिनट में पेशी खत्म होगी, फिर 3 हफ्ते की डेट पड़ गई। ये तीसरी इल्तवा की दरखास्त है। मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, हमारे ऊपर इल्ज़ाम है कि हम इल्तवा मांगते हैं, वो उसके जवाब अभी दोनों जो ऑनरेबल कह रहे हैं कि चूंकि नई एप्लीकेशन डालते हैं, नहीं मैं और आप वकील नहीं है ना, ये तो चूंकि मैं वकीलों को देखता रहता हूँ, मैं इन केसेस में मौजूद रहा हूँ, मैं अदालत जाता रहता हूँ, ऐसी कोई ये सब कहानी है जो नैब डिले करवा रही है। ऑफ कोर्स, और सिर्फ इसलिए कि जो जवाबात उनसे हाई कोर्ट मांग रही है कि फ़लाँ आपने एलिगेशन लगाए हैं, इनका कोई अमली सबूत दें, वो उनके पास नहीं होता। अच्छा, एलिगेशंस के तो बहुत आसान होता है, आप मेरे पे लगा दें, मैं आप पे लगा दूँ, जवाब देने की बारी आएगी, साबित करने की बारी आएगी, बहुत मुश्किल होगा। अभी आप दोनों साहिबान की गुफ्तगू सुना रहे थे, शहजाद अकबर साहब की और फात चौधरी साहब की। इन्होंने कहा जनाब के डे टू डे बेसिस ट्रायल और आप उसे बराह रास्त टेलीकास्ट करें। इस पे एग्री करें। मैं आपके जो प्रोड्यूसर बैठे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि ज़रा शाहिद खाकान अब्बासी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के 10 क्लिप्स ऐसे हैं जहां उन्होंने कहा कि हमारा ट्रायल आप बराह रास्त नशर करें और डे टू डे करें। डे टू डे करें। अच्छा,
ये आप निकालें, अभी और निकालें। अब्बास बपी साहब, उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज अब आ रही होगी, आप सुन पा रहे होंगे मुझे, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। और मैं थोड़ी सी बात करूँ? जी कंप्लीट कर लें। तो ये तो हमारा मुतालबा रहा है कि कम अज़ कम लोगों को पता चले कि आपने कौन से झूठे मुकदमात बनाए हैं, किस तरह आपने बुग़्ज़ निकालने की कोशिश की है अपोजिशन के लीडर्स के खिलाफ। और जब आपको डॉक्टर साहब कोई मुकदमा सिरे से मिला ही नहीं तो आपने उनकी गाड़ियों से 400 हेरोइन बरामद कराई है। सेनेटर साहब, बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। पहली तो बात यह है कि वजीर आजम जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, हारे हुए जवारी की तरह हैं, गुस्से में बात कर रहे हैं, कोई हिकमत अमली नहीं है, कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है, ये कहना है PMLN के लीडर का। इसका जो रिस्पांस आया वहां के साथ बात करने का बड़ा बेहतरीन आया। ये जो आपका सवाल है कि क्या वहां पे आउटबर्स्ट था या कोई हिकमत अमली, डॉक्टर साहब आई थिंक ये दोनों नहीं थे। एक अवाम के साथ एक अपना लीडर जब बात कर रहा था, आई थिंक ही वाज स्पीकिंग फ्रॉम हिज हार्ट एंड ही वाज वेरी राइट कि कुछ कोड ऑफ एथिक्स होते हैं और पार्लियामेंटेरियंस या पॉलिटिशियंस क्योंकि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, इनके कोड ऑफ एथिक्स बड़े हाई प्रोफाइल होते हैं। तो जब प्राइम मिनिस्टर साहब अपना पूरा पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे कि पाकिस्तान में जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वहां पे बैठ के, और खासतौर पर वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन जिस पे अरबों रुपए की, यानी कि एक उसके पास नैब का केस है जो कि 7.5 अरब का है और FIA का केस 25 अरब का है, जब वो एथिकल कोड्स की बात करता है तो वो एक फ्रस्ट्रेटेड, एक एम्बैरेसमेंट होती है। तो वहां पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे के अगर ये लोग ये समझते हैं कि मुझे वो इस सिस्टम से आउट कर देंगे, तो उन्होंने कहा कि डू यू रियली थिंक कि आप मुझे अब्सॉर्ब कर सकते हैं? और आप कोट अनकोट देखिए कि नवाज शरीफ साहब पिछले 21 साल में 3 दफा मुल्क से बाहर गए हैं। 1999 में, 2000 उसके बाद ये 2016 में गए हैं और फिर 2020 में गए, 18 में गए दोबारा। 3 दफा गए और 3 दफा 2 दफा वापस आए। डॉक्टर साहब, उनका कहना यह है कि वजीर आजम को, उनको अपने कलबनों ये समझते हैं कि अपने सपोर्ट बेस से, ज़ाहिर है आपके सपोर्टर्स उनके सपोर्टर नहीं हैं, जो आपके सपोर्टर्स हैं उनके मुखालिफ हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं वो आपके मुखालिफ। उनके सपोर्ट बेस को ये बात बड़ी अच्छी लगी है कि वजीर आजम का ये एथिकल स्टैंड है ऑन पॉलिटिकल करप्शन, मैका करप्शन की। डॉक्टर साहब, कौन सी एथिक्स आप एज ए न्यूट्रल पर्सन, जो सियासत कर रहे हैं वो अपने बेस को, आप एज ए न्यूट्रल पर्सन अपने दिल पे हाथ रख के बता दें कौन सी एथिक्स है इमरान खान साहब और इनकी हुकूमत के पास और इनकी गवर्नमेंट के पास? शहबाज शरीफ को तो उन्होंने क्या दिया जनाब, लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल कर दिया जनाब कि क्रिमिनल। मैंने कहा क्रिमिनल तो अदालत ने साबित करना है ना, क्रिमिनल वो शख्स नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं बड़े 2-3 सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि जिन्होंने जनाब चीनी यहाँ से आपको इम्पोर्ट कराई, एक्सपोर्ट कराई, और वो चीनी जो 50 रुपये किलो थी आज 120 रुपये किलो मिल रही है, ये क्राइम नहीं है? आटा जिस तरह आप लोगों ने जो है वो ब्लैक किया नहीं होगी? नहीं सर, मिसमैनेजमेंट देखे ना। अब ये तो आप नीयत की बात कर रहे हैं ना। हाँ। आप समझ रहे हैं नीयत उनकी अच्छी थी, लेकिन ये एक के बाद एक चीज़ें हैं ना, ये जो BAT वगैरह की करप्शनें हैं ये सब आपने दबा के रखी हुई हैं, ये क्रिमिनल नहीं है। फिर इससे आगे आप चले जाएं, आपने कहा ना एथिक्स की बात, इन्होंने किसको कहा था कि ये पंजाब से सबसे बड़ा डाकू है? किसको कहा था आप बताएं? इन्होंने पंजाब का सबसे बड़ा डाकू किसको कहा था? मेरा ख्याल परवेज इलाई को। वो कहाँ है आज? वो कहाँ है आज? इन्होंने किसको कहा था? दूसरा सवाल सुन लेना, आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ। दूसरा सवाल सुने, किसको कहा था कि मैं इसे चपरासी भी नहीं रखूंगा? किसको कहा था? अपने इंटीरियर मिनिस्टर को। अपने इंटीरियर मिनिस्टर को कहा ना। किसको कहा था कि मैं मर भी गया तो मैं इन कातलों के साथ इत्तेहाद नहीं करूंगा? वो किधर है आज? मुझे कहा जा रहा है कि ब्रेक ले लें। अब मैं ब्रेक से वापस आता हूं तो यही सवाल मैं सेनेटर साहब के पास लेके जाऊंगा कि सेनेटर साहब, तारिक फजल चौधरी साहब का कहना है कि PMLN तैयार है डे टू डे प्रोसीडिंग्स के लिए और लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ द केसेस के लिए। इस पर सेनेटर साहब का जवाब लेना है आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। पता नहीं इंटरनेट हमारे साथ खेल रहा था या सेनेटर ऑन अब्बास बपी साहब जो हैं वो कोई आंख मचोली खेल रहे थे, लेकिन सेनेटर साहब की तरफ मैं चलता हूँ। सेनेटर साहब, बुनियादी तौर पर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब इशारा कर रहे हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बहुत महीनों पहले ये कहा था कि मेरे केस की लाइव ब्रॉडकास्ट होनी चाहिए और इसकी डे टू डे प्रोसीडिंग होनी चाहिए। अब आप ये कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं, शहजाद अकबर भी ये कहते थे, आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी ये कहते हैं कि डे टू डे प्रोसीडिंग होनी चाहिए, लाइव ब्रॉडकास्ट होनी चाहिए। अगर ये भी ये चाहते हैं, आप भी ये चाहते हैं, तो फिर क्यों नहीं हो रहा? डॉक्टर साहब, यकीन जानिए इससे ज्यादा खुश और कोई नहीं हो सकता अगर ये ऑप्शन को इस्तेमाल कर लिया जाए। पिछले 3.5 साल से पूरी कौम को एक हैजान की कैफियत में हमने रखा हुआ है कि जी, हम कहते हैं कि इन्होंने 7 अरब जो नैब के केस हैं उसमें ये करप्ट हैं पड़े, हम ये कहते हैं 25 अरब का जो केस जो FIA में चल रहा है उसमें ये करप्ट है, और ये कहते हैं कि नहीं, हम कहते हैं इनके बच्चों के अकाउंट में पैसे आए या इनके मुलाजमीन के अकाउंट में पैसे आए, ये मानने को तैयार नहीं। आई थिंक इट इज हाई टाइम। और प्राइम मिनिस्टर ने कल जो सिस्टम की बात की थी ना, अदलिया की, डॉक्टर साहब आप जरा गौर कीजिएगा, वो जो इस्लामाबाद में जो रेप का केस हुआ था वो आज से हफ्ता पहले वो शख्स आजाद होने लगा था। ये किस किस्म का सिस्टम है कि जिस शख्स की वीडियो दस्तयाब थी, जिस शख्स की सारी कौम वो एविडेंस देख सकती थी, वो सिस्टम में निकलने को तैयार था।
इसी सिस्टम में से डॉक्टर साहब एक चीफ जस्टिस, सिटिंग चीफ जस्टिस एक हॉस्पिटल में जाता है और वहां पे जाके शराब की बोतल पकड़ लेता है और बाद में ये सिस्टम प्रूव कर देता है कि वो शराब की बोतल नहीं, एक मक्खी की हनी की बोतल थी। बिल्कुल सही। इसी सिस्टम में डॉक्टर साहब जब शराब शहद बन गई। जी सर, दो दफा बनी है वैसे डॉक्टर साहब इनके दौर में, 2 दफा बनी है। इसी सिस्टम में डॉक्टर साहब, इसी सिस्टम में शाहरुख जतवी 2.5 साल से वो शख्स जिसने कत्ल किया था, पूरी दुनिया को पता है, 2.5 साल से सिस्टम को चकमा दे के वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेटा हुआ वहां बैठ के नेटफ्लिक्स देखता रह गया। इस सिस्टम की बात प्राइम मिनिस्टर कर रहे थे कि ये टाइम आ गया कि सिस्टम को चेंज किया जाए। एंड आई एम सो हैप्पी कि अगर ये फजल चौधरी साहब इसी प्रोग्राम की तवज्जो से आज अपनी लीडरशिप की तरफ से कमिट कर लें कि पहली दफा डे टू डे हेयरिंग की जाए और पूरी कौम को दिखाया जाए कि आखिर तमाशा है क्या, आखिर वो अनवर मकसूद कौन है, वो पापड़ वाला कौन है, वो चपड़ासी कौन है, वो बैंक अकाउंट्स दिखाए जाए जिसमें अरबों रुपए आए पड़े और शख्स कहता है मेरी तनख्वाह तो हजूर 35,000 रुपए है, मैं 35 करोड़ अपने अकाउंट में कहां से आए मुझे कुछ पता नहीं। एक दफा ये कौम को ये तमाशा दिखा देते हैं एंड लेट द पीपल डिसाइड। और यकीन जानिए प्राइम मिनिस्टर ने कल जो कहा था ना शहबाज शरीफ के वाले से, मैं 100% एग्री करता हूं। जब आप एक शख्स को बुरा कहते हैं, जब कहते हैं वो करप्ट है, वो चोर है, वो और इस मुल्क से दौड़ चुके, फिर वाई वुड सेनेटर साहब सिर्फ इतना बता दें कि जब डे टू डे प्रोसीडिंग होगी और अगर उसको लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे तो फर्क क्या पड़ेगा? आप समझते हैं क्या होगा, उसका नेट इफेक्ट क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा? एक एथिकल कोड होता है, एक सोसाइटी का भी एथिकल कोड होता है। एक तो कानून ने अपना रास्ता लेना है और एक कम से कम अवाम को एक वो जो गेजिंग मीटर मिल जाएगा टू नो एंड अंडरस्टैंड कि केस की हकायक है क्या। आपको याद है आज से 1 साल पहले शहबाज शरीफ साहब FIA में एक दफा इंटरव्यू देने गए थे, तो वो जो शख्स सामने बैठा था उसको इन्होंने फरमाया कि याद रखना, उसका नाम मेरे कोई रिजवान था, उसको कहा याद रखना सारी उम्र ये हुकूमत मैंने ऑपोजिशन में रहना और तुमने यहाँ FIA में रहना। उससे तकरीबन कोई 1.5 माह पहले हमजा शहबाज शरीफ फिर FIA के दफ्तर में गया था और एग्जैक्टली यही थ्रेट करके आया था, बल्कि राना सनाउल्लाह ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कहा था कि तुम सारी चीफ सेक्रेटरी नहीं रहोगे और IG पंजाब नहीं रहना, मैं तुम्हें देख लूंगा। ये जो माइंड सेट है ना, ये एक दफा अवाम को आप दिखाने दे। ये इतने बड़े बड़े जो तुमनदार है ना, जो अपने आप को नोबल और इतना ज्यादा, मुझे तो समझ आई। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ये कह रहे हैं बुनियादी तौर पे अदालत में जो कुछ होता है वो आवाम को नजर नहीं आता। आवाम का अपना एक मॉरल कॉन्शियसनेस है, इखलाकी उनकी पोजीशन है, उन्हें देखना चाहिए कि अदालत की प्रोसीडिंग में असल में होता क्या है। ये है इंपॉर्टेंस लाइव ब्रॉडकास्ट की। तो फिर मैंने तो आपको उस सिलसिले में डॉक्टर साहब 2 नहीं 3 दफा जवाब दे दिया और मैंने कहा कि आपके प्रोड्यूसर जो है वो क्लिप्स निकाल भी सकते हैं, लेकिन वो तो मैं बड़ा हैरान हूँ कि लेकिन वो तो शायद खाकान अब्बासी सब अपने केस के बारे में PMLN के बाकी भी जितने हमारे केसेस हैं ना, आप देखें करेंगे। डॉक्टर साहब आप इसकी डिटेल में जा रहे हैं ना, उसमें या तो इसी पे प्रोग्राम कर लें क्योंकि बात चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनको जवाब देना ज़रूरी है। जल्दी मैं आपको बता देता हूँ, आप बराए मेहरबानी जो ज़मानत का फ़ैसला हुआ अपना शाहिद खाकान साहब का वो पढ़ लें, साद रफ़ीक साहब का जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि ये केस बनाने वाले कौन थे, ये लाने वाले कौन थे, कुछ चीज़ है तुम लोगों के पास, सारे फैसले मौजूद हैं। एहसन इकबाल का फैसला पढ़ लें, मिफ्ता इस्माइल का पढ़ लें, हमजा शहबाज का पढ़ लें, शहबाज साहब का पढ़ लें, मियां नवाज शरीफ साहब के पढ़ लें। आखिरी मैंने आपको बताया है अभी सेनेटर साहब को इस्लामाबाद से, बाकी अपनी किसी बंदे से कन्फर्म कर लें, नैब के किसी बंदे से कन्फर्म कर लें कि इल्तवा तीसरी दफ़ा ये मैडम मरियम के केस में नैब ने मांगा या किसने मांगा, बात समझ आ जाएगी आपको कि ये सिर्फ इल्ज़ामात हैं। जिस तरह आप इन्होंने कहा ना जनाब ये नोबल बनते हैं और राना सनाउल्लाह का नाम उन्होंने लिया, ज़्यादा नोबल राना सनाउल्लाह है या वो लोग हैं जिन्होंने उसकी गाड़ी में से हीरोइन बरामद की, जाली और झूठी? कौन ज़्यादा नोबल है मुझे बताएं। एक शरीफ आदमी जा रहा है अपने घर और डॉक्टर साहब उसके गाड़ी में से आप 1 मन हीरोइन निकाल लें और 1 मन जाली इतनी थी ना 20 किलो थी, 25 किलो, 15 या 20 वो आपने डाली उस पर। एक ज़माने में आपको याद है जब हम स्टूडेंट होते थे सुना करते थे जनाब वो जी भैंस चोरी का मुकदमा फलां सियासतदान पे बन गया, वो वजीर होता था या साबिक वजीर, भैंस चोरी, बकरी चोरी। अब आप हीरोइन और चर्च के मुकदमे डाल रहे हैं तो आप ज़्यादा नोबल है, जिन पे डाल रहे हैं वो नोबल नहीं है। मतलब जाती इंतकाम की कोई हद होती है डॉक्टर साहब, दे हैव क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स। अब कोई मतलब मॉरल वैल्यूज नहीं छोड़ी, हद से आगे चले गए हैं। खाकान अब्बासी साहब ने तो ऑफर की थी, लेकिन क्या तरीका होगा आप समझते हैं कि आप उन्हीं का कर लेते, वहीं से शुरू कर लेते। शहबाज शरीफ साहब को इस पे कन्विंस करने के लिए कि भाई आप अपने केस की नहीं, मैं कह रहा हूँ कि चलें, आपने सवाल किया ना, सेनेटर साहब से पूछ रहे हैं कि आपने वहां से क्यों स्टार्ट नहीं किया। सेनेटर साहब 10 दफा उसने कहा है, आप वहीं से स्टार्ट कर। सेनेटर साहब
एक बात करते हैं सर, मुझे समझ नहीं लग रही वैसे कि फजल चौधरी साहब बार बार शायद खाकान अब्बासी को इस लेवल पे लेके आ रहे हैं कि हमारी नजर में तो वो इतना बड़ा चोर नहीं जितना बड़ा चोर इनके अपने लीडर हैं शहबाज शरीफ साहब। आप हमसे बड़े चोर हैं। नहीं चौधरी साहब एक बात करते हैं, आप हमसे बड़े चोर हैं, चोर। उनका तो ताल्लुक ही नहीं, उनको क्यों इल्जाम दे रहे हैं? आपकी पार्टी में बहुत बड़े बड़े चोर हैं, पार्टी में होंगे ना। यकीन करें। ऊपर से शुरू करते और वहां से आवाम को दिखाते। एक चीज बता दूं डॉक्टर साहब, मैं आपको एक स्टेटमेंट दे देता हूं। अगर जिस दिन नवाज शरीफ ये साबित कर दिया ना कि उसके जो 4 फ्लैट्स हैं ये उसके नहीं है और मरियम बीबी झूठ बोलती रही है, पूरी नवाज शरीफ की जो पॉलिटिकल पार्टी है उस दिन पवित्र हो जाएगी हमारे लिए। आई कैन टेल यू दैट। शायद खाकान अब्बासी के गुनाहों से, सनाउल्लाह के गुनाहों से हिसाब नहीं लगा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। मैंने जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 1.5 साल लग के अपनी अमानत और सदाकत को सच करके बताया था ना कि मैंने ये घर कहां से लिया, मेरे पैसे कैसे आए, एक नवाज शरीफ साबित करके बता दे जो उसने कहा था ना कि मेरे 4 फ्लैट्स हैं ये नहीं है, और फिर शहबाज शरीफ साहब को ले आते हैं, उससे पूछते हैं कि जो तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चों के अकाउंट्स में ये 7.6 अरब आया है और ये चपड़ासी के अकाउंट में 25 अरब आया है, ये तुम्हारा है या नहीं है? ये जिस दिन दोनों बंदे साफ हो गए ना, सारी मुस्लिम लीग नून को माफ कर देना चाहिए, शायद खाकान अब्बासी को भी माफ कर देना चाहिए, राना सनाउल्लाह को भी, जितने इनके सारी पॉलिटिकल सेकंड टियर लीडरशिप सबकी माफी का ऐलान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कर देना चाहिए जिस दिन ये 2 शख्स साफ हो गए। जब तक ये 2 नहीं हो सकते, किसी पॉलिटिकल पार्टी में, इस पॉलिटिकल पार्टी में और किसी की माफी बनती नहीं है। सो इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप एंड देन इट हैज टू फिनिश। और अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी यही बनता है। अच्छा, अब ये है कि डॉक्टर साहब जी मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा नहीं, मैं जरा एक चीज ना, क्योंकि उन्होंने नहीं, मैं एक बड़ी उसको भी डाल देना। मैं सिर्फ उनको ये बात कहना चाहता खाकान हूं, अब्बासी साहब में तो इतना कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने ये कहा कि भी मेरा केस जो है उसको डे टू डे भी चलाएं और लाइव ब्रॉडकास्ट करें ताकि पूरी दुनिया सीख सके कि इसमें क्या कॉमेंट। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ये नहीं कह रहे। डॉक्टर साहब आप इसका इनडायरेक्ट देख लेना, ये तो खैर आपने एक बात को पकड़ लिया है। नहीं, आपने उसका जिक्र मुझे अभी कहते हैं हमने कोई दरखास्त एग्जांपल तो आपने ही दी थी। हमने कोई दरखास्त दी है कि हमारे केस आप डे टू डे बेसिस पे ट्रायल ना करें? कोई एप्लीकेशन दी है PMLN ने, शहबाज शरीफ ने दी है, नवाज शरीफ ने दी है, किसने दी है? अभी आपने कहा ये मरियम बीबी का बार बार इसलिए कि मैं हर परिस्थिति में उनके साथ होता हूं, उसमें किसी ने कहा गया कि जी डेली बेसिस पे हमने कहा करें। अच्छा, क्या तरीका होगा इसका? इनको प्रोसिक्यूशन को नैब को रिक्वेस्ट करनी होगी? भाई हमें क्या करनी होगी, वो तो गवर्नमेंट करती है, वो तो नैब करता है, इनकी प्रोसिक्यूशन करती है। और जब मैं आपको बताता हूँ जब ये सबूत मांगे जाते हैं तो वो जान छुड़ाते हैं, वो तो अदालत आते नहीं है। और अभी सेंटर साहब ने जो बात की है, ये एक शख्स जिनके नाम था साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, उनके एक सर्टिफिकेट के ऊपर इतने बड़े बड़े खुदाई दावे ना करें कि आप सब पाक हैं, पवित्र हैं, अखलाकी लिहाज से भी इमरान खान सादिक और अमीन है और साफ़ सुथरे हैं। इसी दुनिया में वो पैदा हुए हैं, इसी दुनिया में वो रहे हैं, उनका सबका वक्त भी यहाँ गुजरा है। सारी दुनिया को पता है कि वो क्या है, पाकिस्तान से बाहर उनके क्या मामलात थे और हैं और अब भी हैं। ये एक दूसरे को ना कहें किरदार के वो सादिक अमीन है, ये मोहम्मद सादिक और मोहम्मद अमीन, ये छोड़ दें ये बातें, ये इस हद तक ना जाएं। आप शीशे के घर में बैठ के दूसरों को वटे ना मारें, हमारे मुंह खुल गए तो बहुत आगे तक बात जाएगी। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की अदालतों में तो आपने कह दिया कि जनाब ये सिस्टम बड़ा ख़राब है, सिस्टम बड़ा ख़राब है। मुझे ये बताएं कि जो मुकदमात शहबाज शरीफ पे या हमारी पार्टी के बाकी लोगों पे इंग्लैंड में थे, डॉक्टर साहब वहाँ से क्यों आपको क्लीन चिट मिल रही है? जो आपने अकाउंट फ्रीज कराए थे या किए थे इंग्लैंड में, वो सारे डी फ्रीज नहीं हो गए? हुए थे कोई इंग्लैंड? बिल्कुल हुए थे। ये शहबाज साहब के अकाउंट थे, हमजा शहबाज के अकाउंट थे, फ्रीज हुए थे, बिल्कुल फ्रीज हुए थे। सारी जितनी कार्रवाई चल रही थी एनसीए ने खुद किए थे। इनके मैं कह रहा हूँ इन्हीं मुकदमात के नतीजे में, इल्जामात के नतीजे में सारी बातें मेरा ख्याल है वो सारे के सारे जो हैं आपको देखा है कि वो भी उसमें से कोई चीज निकली। मुझे ज्यादा याद पड़ती है ब्रिटेन के अंदर का केस। फिर आपने इन पे इल्जाम लगाया शहबाज साहब पे कि जनाब ये वो सैलाब का फंड था कि कौन सा फंड था, वहां से पैसे खा गए जनाब। वहां के मेरे ख्याल डेली मेल जी उन्होंने माफी नहीं मांगी बेसिकली उसके अंदर। जी सेनेटर साहब मुझे बताएं। सेनेटर साहब वही बड़ा पॉइंट है उनका कि ब्रिटेन में साबित नहीं कर सके। ब्रिटेन में जो केस था वो नेशनल क्राइम एजेंसी ने फॉलो किया था। वो ये था कि जो पाकिस्तान से पैसे रूट होके यहाँ से दुबई और लंदन से रूट होके आते थे, उन्होंने खुद उसको अंडर सस्पिशन करार दिया था कि इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट जो इनकी फैमिलीज और इनके अकाउंट्स पे जा रही है, इसकी क्या तरीकाकार है। तो उसको वहां पे जो उन्होंने खुद फ्रीज किया था, 1 साल के बाद परसू किसी ने नहीं किया, वो खत्म हो गया। लेकिन जो तो सवाल यह है कि आप लोगों ने क्यों परस्यू नहीं किया जब आपको तो पता? नहीं, हमारा केस डॉक्टर साहब पता है क्या, पाकिस्तान से रूट हो। मैं थोड़ा टीटी का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ डॉक्टर साहब। टीटी होती कैसा है, पाकिस्तान में आपने कमीशन का 5 करोड़ 10 करोड़ पे ले लिया,
अब लेने के बाद उसका तरीका, मनी चेंजर के पास जाते हैं, उसको वो 10 करोड़ देते हैं, वो उसी टाइम पे पैसा हुंडी के जरूर यहां से दुबई और लंदन के रूट करके आपके बैंकिंग चैनल में किसी भी अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। वो नुसरत शहबाज के अकाउंट में क्रेडिट करेगा, वो सलमान शहबाज के अकाउंट में क्रेडिट करेगा, वो हमजा शहबाज के अकाउंट में क्रेडिट कर देगा और कहेगा ये बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो उसने पैसा वाइट कर दिया। इस तरह 7.5 अरब रुपया इनकी फैमिली के अकाउंट में आया, जिसको आज तक तारिक फजल चौधरी साहब समेत किसी भी इनकी पूरी सेकंड ईयर ने आज तक ये नहीं कहा कि वो पैसे इनके हैं या नहीं है। इसी लाइव शो पे अगर तारिक फजल चौधरी ये कह दे कि 7.6 अरब रुपया जो शहबाज शरीफ की फैमिली के अकाउंट में आया है वो पैसा उन्हीं का है, और जो 25 अरब रुपया 16 इनके मुलाजमीन के अकाउंट्स में आया है वो पैसा उनका है या नहीं है, यही बात खत्म हो जाएगी। मैं बता दूं, जवाब दे दूं अभी। चॉइस साहब इसके तारिक फजल साहब जवाब देना चाह रहे हैं। मैं देता हूं सेनेटर साहब। जी तारिक मेरे काबिल एहतराम सेनेटर साहब, सर, एक शख्स इसका नाम इमरान खान है जो ये कहता है कि मेरे पास अपनी वालदा के, पहले शहबाज शरीफ की बात, ना मैं वो उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसका जवाब दूंगा। जी जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आपको कि चैलेंज है ना एक दूसरे को, एक चैलेंज आपने मुझे दिया, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ, एक चैलेंज मैं आपको दे रहा हूँ, एक्सेप्ट कर ले, फिर मेरी तरफ आ जाइए। मैं जनाब बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ उसे, मैं वो सारी डिटेल ले आऊंगा, आपके साथ 1-on-1 बैठूंगा। आप क्या लेके आएंगे वो मैं आपको अर्ज कर रहा था। आप ये लेके आए कि एक शख्स जिसका नाम इमरान खान है, जो अल्लाह मगफरत करे अपनी मरहूम वालदा के बारे में कहते रहे कि मेरे पास माँ के इलाज के पैसे नहीं थे, मेरी माँ कैंसर से मर गई जिसका मुझे बड़ा दुख हुआ और मैंने शौकत खानम बनाया, अच्छा काम किया। एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट ना, ये कहा था बहुत अच्छा काम किया, ये कहा उन्होंने ट्रीटमेंट था या मैं नहीं इलाज करा सका, व्हाटएवर, लेकिन मैं आगे आ रहा कैंसर का वो हूं, ट्रीटमेंट उनकी हमशीरा मोहतरमा के अकाउंट से अरबों रुपए बरामद हो रहे हैं और वहां आके वो एमनेस्टी भी क्लेम कर रही है। डॉक्टर साहब नहीं बरामद हुए ना, करोड़ थे कुछ 3-4-5 करोड़, करोड़ कुछ दिरहम थे ना, करोड़ रुपए नहीं थे। उसके बाद यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जब वो केस चला तो क्या आपने एमनेस्टी क्लेम नहीं की? नहीं, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि फैक्ट बड़े गलत हो जाएंगे सुनने में लोगों के लिए। नहीं, मेरा मतलब ये है कि आप उन बातों पे रहें जो बातें आप इस तरह की अगर आप बातें करेंगे तो आपके बारे में भी निकलेंगी, और अगर आपने घरों में ट्रायल शुरू करना है तो करें। इसमें फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बाकी डॉक्टर साहब आखिरी बात ये है देखिए ना, मैं आपको एक बात बताता हूं, डॉक्टर मोहित साहब आज प्रोग्राम, सेंटर साहब बस 1 मिनट में आखिरी बात कर रहा हूँ, आप करें उसके बाद बात। मैं सिर्फ आपको ये कर रहा हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वतीरा है कि इस वक्त अवाम जिन मुश्किलात का शिकार है उसमें किसी टॉक शो में बात नहीं करनी, गड़े मुर्दे उखाड़ने हैं, वो जो पिछले 3.5 साल से ये प्रोग्रामों में डिस्कस करते हैं, इसी तरह वक्त गुजारते हैं। आज लोगों को क्या हालत है, 70 सालों में चीज़ों की कीमतें कहाँ तक आई, आपने 3 सालों में वो 3 गुना बढ़ा दी, डबल नहीं की, 3 गुना बढ़ा दी। मेरी तनख्वाह अगर 25,000 थी, पहले 8,000 में मेरा किचन चलता था, आज 18,000 में मेरा किचन नहीं चल रहा, तनख्वाह मेरी 25,000 है। ये इशू है आप लोगों की नालायकी और नाअहली का, इस पे कोई बात नहीं कर रहे आप, और सारी कहानियां करके घंटा गुजार के अपने साहब एक ब्रेक ले लूं। जो बेसिक पीएमएल का इल्जाम है वो ये है कि असल इशू से तवज्जो हटाने के लिए आपकी जमात और लीडरशिप जो है सारी यही करप्शन और अकाउंटेबिलिटी की कहानी को बार बार री इन्वेंट करती रहती है। इस पर आपका जवाब लेते हैं, आखिर क्या वजह है, आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, कल के दिन में सिर्फ अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं हुई बल्कि वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने यह भी कह डाला कि उनकी हुकूमत अगला इलेक्शन भी जीत जाएगी और अगर वो सड़क पर आ जाएंगे तो अपोजिशन के लिए बहुत खतरनाक होंगे। ज़रा सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। इंशाल्लाह ये भी टर्म पूरा करेगी, अगली भी टर्म पूरी करेगी ये हमारी पार्टी, अगली टर्म भी। ये भी आज मैं आपको कह रहा हूँ, एक ख़बरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी, क्योंकि लोग आपको पहचान चुके हैं। ये जो लावा नीचे पक रहा है ये लोगों को सिर्फ आपकी तरफ दिखाना है, सड़कों पर निकलना है और आप देखेंगे कि आप सारों को फिर कोई लंदन भाग रहा होगा और कोई आगे बाकी लंदन भागे हुए बाकी भी उधर जा रहे होंगे। लेकिन कल ही के दिन में पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा जनाब एहसन इकबाल साहब ने हुकूमत के हवाले से ये कहा, हुकूमत भी अपनी नाअहली और नालायकी के कैंसर के आखिरी स्टेज में दाखिल हो चुकी है, तो ये बात ज़्यादा अहम नहीं कि ये अदम एतमाद से जाएगी या अवामी मार्च से जाएगी। अब इस हुकूमत का जाना ठहर गया है, इसलिए कि अगर ये हुकूमत मज़ीद बरसरे इक़्तिदार रही तो ये अपने साथ पाकिस्तान को भी ले जाएगी। निजात दिलवा कर मुल्क में आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं। सेनेटर साहब, एक ऐसे वक्त में
एक ऐसे दिन में जब वज़ीर आज़म ये नवीद दे रहे हैं अपनी पार्टी को और अपने सपोर्टर्स को कि ये हुकूमत तो है ही उनकी जो टर्म मुकम्मल करेगी, अगली हुकूमत भी तहरीक इंसाफ की होगी, उसी दिन PMLN का ये कहना है कि इस हुकूमत का जाना ठहर चुका है, नो कॉन्फिडेंस वोट हो या तहरीक हो, अब ये हुकूमत रुक नहीं सकती। डॉक्टर साहब, एक चीज तो जरा जहन में आप बता लीजिए कि इस टर्म तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही पूरी हो गई, एंड उसकी दो वजूहत है। अगर अदम एतमाद इन्होंने लेके आना होता तो ये कब का ला चुके होते। अगर इतनी इनमें स्ट्रेंथ होती डॉक्टर साहब, यकीन जानिए, स्ट्रेंथ नहीं, लाना ही नहीं चाहते। नहीं, इनकी लाना भी नहीं चाहते और इनमें स्ट्रेंथ भी कोई नहीं। डॉक्टर साहब देखिए, आप पिछले सिर्फ 7 महीने उठा के देख लें कि सेनेट के इलेक्शन के फौरन बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से लेके आज से एक हफ्ता पहले तक जब हमने ये फाइनेंस बिल अप्रूव करवाया, ये चौथी दफा हमने वहां पे मेजॉरिटी ली है। अगर इतना इनमें पानी होता तिलों में तो ये कब का अदम एतमाद ला चुके होते। और जहां तक डॉक्टर साहब तहरीक की बात है, तो तहरीक जिन्होंने लेके आना है वो फरवरी की 23 की तारीखें नहीं देते, वो 23 मार्च की तारीखें नहीं देते, वो अगले दिन चढ़ाते। हमारे पास स्ट्रीट पावर थी, हम आ गए थे। हमारे पास स्ट्रीट पावर थी, हमने लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में बड़े बड़े जलसे किए थे। हमारे पास स्ट्रीट पावर थी तो हम करते थे, ना होता तो फॉल्स क्लेम्स आप नहीं कर सकते। और जहां तक दूसरे टर्म की बात है डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह परसों के दिन जो फिगर्स आई हैं, जो ग्रोथ की फिगर्स आई हैं, डिस्पाइट कोविड, डिस्पाइट अफगानिस्तान इशू, डिस्पाइट आप पूरी दुनिया का जो सप्लाई शॉक है, आपने अगर 5.37 की अगर GDP ग्रोथ इन हालात में पाकिस्तान में दिखा दिया डॉक्टर साहब, आई कैन एश्योर यू फ्यूचर बिलोंग्स टू PTI एंड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। 5.3% ग्रोथ रेट। अच्छा जरा रुके इस पे। डिस्पाइट दीज सर्कमस्टांसेस, आप एग्रीकल्चर का मैं ग्रोथ देख के हैरान हो गया डॉक्टर साहब। मेजर क्रॉप्स जो हैं, आपको पता है एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 23% ऑफ द GDP। 3.24% हमारा एग्रीकल्चर की ग्रोथ आ गई डॉक्टर साहब। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग डॉक्टर साहब 19% टोटल कॉन्ट्रीब्यूट। अगर एग्रीकल्चर की 3 है तो ये 5.3% की ग्रोथ का मेजर कंपोनेंट कहां से आ रहा है? मैं आपको डॉक्टर साहब 3 बता रहा हूं, 3 मेजर कंपोनेंट है। पहला एग्रीकल्चर, ये तकरीबन 23% GDP में कंट्रीब्यूट करता है, ये 3.24%। दूसरा इंडस्ट्रीज है डॉक्टर साहब, ये 19% कंट्रीब्यूट करता है, 7.74% डॉक्टर साहब। और लास्ट सर्विसेज है डॉक्टर साहब जो कि 51% है, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है 5.24%। आप तीनों का एवरेज, वेटेड एवरेज ले ले डॉक्टर साहब, 5.3। ठीक है, रुक जाए जरा, रुक जाए। तो बेसिकली तौर पे तहरीक इंसाफ ये समझती है कि उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस चूंकि इंप्रूव हो रही है। मैं डॉक्टर साहब एक चीज बता दूं, मैंने आपको ये इसलिए बताया कि जो नैरेटिव नून लीग या ऑपोजिशन बिल्ड कर रही है और अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है कि बर्बाद हो गए, लुट गए, ये सब फॉल्स क्लेम है, ये सब झूठ का वावेला है। ऑन दी कंट्रेरी, जो आपकी 3 मेजर इंडस्ट्रीज मेन इश्यूज हैं, सर्विसेज। जरा आने तो दे PMLN को। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी से 2 सवाल इसमें से उठते हैं। एक तो ये है कि असल हकीकत अगर वो है या नहीं, वो तो एक अलग बात है कि कहीं उससे तो नहीं आप लोग खौफजदा कि इकॉनमी रिकवर कर जाएगी। लेकिन जो चीज़ ज़्यादा उसमें उनकी बात में वजन है, जो बात जो अजीब लगती है, जब एहसान इकबाल साहब कहते हैं, जो टुकड़ा मैंने सुना है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन हो, तहरीक हो, ये तो 3.5 साल से कभी भी ऐसा कोई 3 महीने 6 महीने नहीं गुजरे जिसमें आपके बात नहीं कर रहे थे। और अब तो बल्कि जैसे कि खुद कहा है सेनेटर साहब ने, लोगों को शक होने लग गया है कि आप लोग चाहते ही नहीं थे कि इस हुकूमत को हटाया जाए, बिकॉज आप नहीं चाहते कि ये मसले हैंडल किए जाए जो इस वक्त। डॉक्टर साहब बहुत शुरू में ये गुफ्तगू हुई थी कि गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लेके आया जाए, लेकिन उस वक्त एक पैरेलल राय अपोजिशन के अंदर ये भी मौजूद थी कि अगर फौरी तौर पे इनको हटाया गया, मैं आज से 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो ये कहेंगे अपने आप को कि हम सियासी शहीद हैं, ठीक है, और हमारे साथ ज्यादती हुई है, ठीक है। अगर हमें टाइम मिलता तो हम जो है वो ज़मीन आसमान जो है वो एक कर देते और फलां कर देते और फलां कर देते। ये एक नैरेटिव था अपोजिशन की सफ़ों में, ये चीज़ डिले होती गई। अब अपोजिशन को अवाम जो है वो बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि सख्ती से पूछते हैं जिस जगह जाते हैं कि आप लोग सोए हुए हैं, आप लोग क्यों इतना मौका दे रहे हैं गवर्नमेंट को, हमारे सरों से पानी गुजर गया है, हमारे बच्चों की दवाइयाँ हमारी दवाइयाँ जनाब दवाइयाँ नहीं मिल रही, फलां नहीं हो रहा, फलां नहीं हो रहा। ये एक यूनिक सिस्टम है जो सिर्फ पाकिस्तान में है। कौन सा? वो क्या है जो बकौल गवर्नमेंट के, और ज़ाहिर है सेंटर साहब ने जिस तरह कहा कि इकॉनमी बहुत बेहतर हो रही है, खुशहाल पाकिस्तान, दूसरी तरफ क्या है, बदहाल अवाम। ठीक, खुशहाल पाकिस्तान, बदहाल अवाम, मईशत बेहतरीन, अवाम की हालत बदतरीन। यार ये अगर बेहतरीन इकॉनमी आपकी हो रही है, इसका इस्तेफादा अवाम तक क्यों नहीं पहुंच रहा? वो कौन से जिन है जो आपकी इकॉनमी खा रहे हैं और मजे कर रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम रो रहे हैं? डॉक्टर साहब भी बहुत बड़ा सवाल है। समझते एक बात इकॉनमी वाली बात इनकी सही, डॉक्टर साहब ये ग्रोथ फिगर्स इनको दी जाती हैं, कौन देता लिख के ले? प्राइम मिनिस्टर हाउस, मीडिया सेल, और किसने देनी है? जिसको इकॉनमी की ABC का नहीं पता, जिसको ग्रोथ रेट का नहीं पता, GDP के पता नहीं GDP से बनता क्या है,
वो भी मीशतदान बना हुआ बैठा हुआ है क्योंकि हुकूमती नुमाइंदा है, उसे चंद चीज़ें दे दी जाती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब इन चीज़ों का मैं अक्सर ये बात कहता होता हूँ कि अवाम ने इन फिगर्स का कुछ तवीज़ डाल के या घोल के पानी में तो नहीं पीना ना। उन्हें बिजली का बिल उन्हें बेहतर जिंदगी चाहिए, उन्हें आसानी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, सिंपल बात। दूसरी बात मैं आपको एक और बात बताऊँ, बड़ी गलत फहमी है गवर्नमेंट को या PTI को कि हमारे पास बड़ी स्ट्रीट पावर थी, ये जल्द से जुलूस किया हमने। उसके पीछे कुछ अवामिल थे, उसके पीछे कुछ फोर्स थी, और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान का मीडिया था। जब मैं प्राइवेट मीडिया की बात कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब अकेले आके 2:30 बजे कंटेनर के ऊपर टहलते थे, वो भी 1-1 घंटा कवर होता था। अट्रैक्शन थी, खाली नहीं, अट्रैक्शन नहीं थी, डायरेक्शन थी। अट्रैक्शन नहीं थी, डायरेक्शन थी मीडिया को। खाली कुर्सियां कोई नहीं दिखाता था कि भाई नीचे कोई भी नहीं बैठा हुआ, लेकिन कंटेनर के मनाजिर 8-8 घंटे चलते थे। डॉक्टर साहब ये हुआ कि नहीं हुआ? आप कह रहे हैं हमारा अवामी ताकत थी, अब आए। मैं कहता हूं कि आप गवर्नमेंट में हैं, मैं चैलेंज करता हूं, अब आए, आप एक जलसा करके दिखाएं, गवर्नमेंट रिसोर्सेज यूज ना करें, पुलिस आगे से हटाएं, लोगों को आप खुला छोड़ें, देखेंगे कितना आपसे प्यार करते हैं, कितना आपसे हिसाब मांगते हैं, आपको पता जाएगा। और आखिरी बात डॉक्टर साहब, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कल की आपके हर चैनल के ऊपर डिस्कस हो रही है, वो है कि अगर मैं गवर्नमेंट से मुझे निकाला गया तो मैं बहुत ख़तरनाक हो जाऊंगा। इसके ऊपर बड़े तज्जिए हुए हैं, और उन तमाम तज्जियों को सुन के मेरी ज़ाती राय ये है कि ये बात उन्होंने अपोजिशन के लिए नहीं की। अपोजिशन तो उस चक्की की एहतसाब की, मसनूई चक्की से और इंतकाम किसी और के लिए की गुजर ही रही है ना, ये उन्होंने की है किसी और के लिए। अब ये इन्वॉल्व कर रहे हैं इदारों को, और इसके 3 मकासद हैं। इदारों को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? नंबर 1 का जवाब ले लो, प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा ना। खैर कोई सेनेटर साहब रोज बोलते हैं, वो तो माशाल्लाह बोलते ही रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये 3 बातें सुन लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके प्रोग्राम का क्रक्स यही है। ये कोई एहसाब शाब जो पहले जल्दी करें, मैं उनके पास। पहला, ये जनाब डरा रहे हैं अपने इत्तेहादियों को, ठीक, कि जी इदारे हमारे साथ हैं, इदारे फलान हैं। फिर जनाब ये डरा रहे हैं अपने MNAs को, जो आवाज़ें अंदर से निकल रही हैं। और मैं आपको डॉक्टर साहब बड़े यकीन से तीसरी और आखिरी बात ये बता दूं कि अब कोई भी इदारा, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट, वो अपने नाम के ऊपर बातें नहीं सुनेगी। सेनेटर साहब, इनकी नालायकी को, इनकी नाअहली को। क्रूशल क्वेश्चन ये है कि अगर इकोनॉमी वाकई रिकवर कर रही है और ग्रोथ 5.3% हो गई है, जैसा कि आपने बताया, तो फिर तो ऑपोजिशन के लिए राइट मोमेंट है कि अब धक्का मारा जाए, बिकॉज किसी को भी हुकूमत उस वक्त चाहिए होगी जब इकोनॉमी खुद से इंप्रूव कर रही है। तो ये खतरनाक मोमेंट है आपके लिए। डॉक्टर साहब, एक तो चीज याद रखिएगा, अगर पाकिस्तान में इस वक्त कोई सियासी हकीकत मौजूद है, पॉलिटिकल जमात या पॉलिटिकल लीडरशिप के तौर पे, वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान मौजूद है, नंबर 1। और नंबर 2, ये जितने सियासी बोने हैं ना सर, ये अपनी कैलकुलेशन करते हैं। ये कैलकुलेशन 2 बेस पे कर रहे होते हैं। नंबर 1 कि नंबर गेम इनके पास मौजूद कितनी है। ऑपोजिशन के भी 3-4 धड़े डॉक्टर साहब मौजूद है। याद रखिएगा, कोई भी एक धड़ा जब लीड लेने के लिए निकलता है, दूसरा पीछे से सिरक जाता है। सो इनकी अपने जो फाइल एंड रैंक्स हैं ऑपोजिशन के, वो भी इतने ज्यादा कोई मजबूत नहीं है। नंबर 3 डॉक्टर साहब, एक चीज और भी याद रखिएगा, इस वक्त आखिरी साल इलेक्शन का जा रहा है, हमें भी नजर आ रहा है कि हमें आउट परफॉर्म चीजों को बेहतर तरीके से परफॉर्म करना है। याद रखिएगा, कभी भी ऑपोजिशन इस वक्त सड़कों पे आके अवामी हमायत के साथ कोई भी बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रगल खड़ी नहीं कर सकेगी, एंड आई कैन बेट ऑन इट। हमें तो ये बार-बार हुकूमत में वक्त खत्म हो गया मेरा। सर साहब बहुत इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं नाज़रीन, ये वक्त बहुत रहा ही नहीं। आपने बहस देखी, आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।